हेलो एवरीवन, हर्षित की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, मैंने अब तक आप लोगों को पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, और मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी एंड सम इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंक्रोनस मशीन। आज का हम लोगों का जो बच्चों टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। तो आइए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर। तो हम अल्टरनेटर के इस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या उसमें जरूरी हमको चीजें हैं वो सब हम लोग आज जानते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अल्टरनेटर बनाने के लिए हमारे अल्टरनेटर के जो दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो है बच्चों स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। स्टेटर पे मैंने आप लोगों को कल बताया था हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग करते हैं जो कि हमारी होती है हाई करंट वाइंडिंग, जबकि रोटर पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं जो होती है लो करंट वाइंडिंग। स्टेटर पे जो हम हाई करंट वाइंडिंग करते हैं वो कैरी करता है लोड करंट को, जबकि फील्ड वाइंडिंग हमारी कैरी करती है सप्लाई करंट। तो आइए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। टू इंपोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटर इज स्टेटर एंड रोटर। आपको मैं एक बार याद दिलाने के लिए फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, हाई करंट वाइंडिंग, इस पे लो करंट वाइंडिंग, supplied by DC source, DC source, and armature is supplied by 3-phase AC source। इसी की वजह से हम बच्चों इसको क्या बोलते थे, डबली एक्साइटेड मशीन। स्टेटर पे हम क्या करेंगे बच्चों, आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। रोटर पे हम क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग जो हमारी होगी वो हाई करंट वाइंडिंग होगी और जो हमारी फील्ड वाइंडिंग होगी वो लो करंट वाइंडिंग होगी। अब जानते हैं, आइए स्टेटर के बारे में हम लोग। स्टेटर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्टेटर। मैं इसके बारे में पहले आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों और लिखा भी देता हूँ। आप लोग लिखते रहिए और समझते रहिए, बाकी इसमें बहुत ज्यादा समझने लायक कुछ है नहीं। आप लोग लिखिए मेरे साथ साथ। स्टेटर इज a hollow cylindrical structure। Next, the inner periphery is slotted to accommodate the armature winding। Stator is made up of cold rolled non-oriented steel with 3% silicon added। Stator is laminated to reduce eddy current loss। बच्चों स्टेटर क्या होता है, स्टेटर हमारा होता है
आपने सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर में हमारे में गैस भरी हुई होती है। अगर एक हमारा खाली सिलेंडर हो, बिल्कुल एकदम खोखला, सिर्फ ऊपर का उसका अगर हम स्ट्रक्चर ले लें, तो हमारा जो स्टेटर है एकदम खाली सिलेंडर की तरीके से होता है। उसके अंदर हम कुछ भी चीज रख सकते हैं। तो हम लोग उसमें क्या रखते हैं, हम लोग उसमें रोटर रखते हैं। इसलिए सॉरी, उसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो एकदम मतलब क्या बनाते हैं हम लोग, हॉलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। और उसकी जो इनर पेरिफेरी सिलेंडर अगर हमारा है, तो उसके अंदर की जो खाली जगह होगी उसको हम एकोमोडेट करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, क्योंकि हमको आर्मेचर वाइंडिंग करनी होती है। और वो हाई करंट वाइंडिंग है तो वो थोड़ी थिक होती है हमारी, उसका वेट भी ज्यादा होता है। तो हम आर्मेचर वाइंडिंग करने के लिए उसको हॉलो बनाते हैं। प्लस जो हम स्टेटर अपना बनाते हैं वो हमारा बनता है कोल्ड रोल्ड नॉन ओरिएंटेड स्टील विद 3% सिलिकॉन एडिड। इस मटेरियल से हमारा स्टेटर हम लोग बनाते हैं। और स्टेटर को जो हम लेमिनेट करते हैं, लेमिनेट हमारा स्टेटर किया जाता है उसको एडी करंट लॉस से बचाने के लिए। अगर हम अपने स्टेटर को लेमिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टेटर को अगर हम अपने को लेमिनेट नहीं करेंगे तो हमारे जो स्टेटर का आउटर पार्ट है वो भी कंडक्टिंग नेचर का हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो कोई भी अगर सिर्फ बाहर से उसको टच करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लगे। उसके लिए हम उसको बचाने के लिए लेमिनेट करते हैं अपने स्टेटर को। ठीक है, स्टेटर हमारा दिखता कैसा है, स्टेटर बच्चों हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है। ये इस तरीके का बच्चों हमारा स्टेटर होता है। और हम लोग जैसे ये दो फेज हम लोग मानते हैं, ये हमारा कोई फेज है, तो इस तरीके से हम इसमें वाइंडिंग करते हैं। इन दो फेज पे हम अपनी आर्मेचर वाइंडिंग करेंगे। बाकी हमारा इनर पेरिफेरी जो है वो हॉलो सिलेंड्रिकल हमने बनाया हुआ है, इसमें हमको अपना रोटर रखेंगे। तो अब जब मैं आपको रोटर बताऊंगा तब मैं आपको ये समझाऊंगा कि हम कैसे इसमें अपना रोटर रखते हैं। तो ये जो है बच्चों, ये है हमारा स्टेटर। इतना आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। रोटर कंस्ट्रक्शन में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, थ्योरी क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं आपको पॉइंट लिखवाऊंगा। अगर इस रोटर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, वही क्वेश्चन सिर्फ आएंगे, आप आराम से उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर शुरू कराता हूँ। चलिए, अब हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर से बच्चों जेई लेवल के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चन आते हैं। एसएससी जेई में, यूपीपीसीएल जेई में, एनएचपीसी जेई में, पीजीसीआईएल जेई में, डीडीए में और आपका डीआरडीओ में, सभी में एक क्वेश्चन आपका रोटर से आपको मिल जाएगा देखने को, सिंक्रोनस मशीन से। और बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो अभी मैं आपको पॉइंट दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा अभी कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में और कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। अब हम देखते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर, रोटर हमारा होता है दो तरह के। फर्स्ट सलाइंड पोल रोटर, दूसरा हमारा होता है नॉन सलाइंड पोल रोटर। और इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर। पहले मैं आपको बच्चों बताऊंगा सलाइंड पोल रोटर। सलाइन पोल रोटर जो हमारा होता है बच्चों, पहले मैं उसका डायग्राम आपको बना देता हूँ साइड में, फिर उसके बारे में हम लोग लिख लेंगे। ये है आपका स्लाइड पोल रोटर।
इसके ऊपर ये है हमारा स्टेटर का आउटर पार्ट। ठीक है बच्चों, हो गया। अब मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। ये हम यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों डीसी सप्लाई, ये है हमारी फील्ड वाइंडिंग, और ये जो है हमारा ये है रोटर, ये हमारा स्टेटर। ठीक, ओके। अब हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलते हैं पोल कोर। ठीक, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ लिखवा देता हूं। तो सलाइन पोल रोटर जो है हमारा, इसमें फील्ड वाइंडिंग is wounded on पोल कोर। पोल कोर पे हम लोग इसमें फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, एयर गैप बिटवीन स्टेटर एंड रोटर इज नॉन यूनिफॉर्म। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमारा रोटर है, ये हमारा स्टेटर है। तो जो गैप हम लोगों को यहाँ पे ये दिख रहा है, ये गैप यहाँ पे देखिए बहुत कम गैप है, दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे ज्यादा गैप है, यहाँ पे कम गैप है, तो एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म है। अब एयर गैप जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है, इसकी वजह से क्या होता है, एयर गैप नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से हमारा जो रिलक्टेंस है वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, और जो हमारा रिलक्टेंस है नॉन यूनिफॉर्म, और जो हमारा रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/रिलक्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस इज रिएक्टेंस। अब क्या करेंगे बच्चों, हम ये 3.1 आपको लिखा है, फील्ड वाइंडिंग जो है हमारी वो पोल कोर पे की जाएगी। एयर गैप जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा स्टेटर और रोटर के बीच में। रिलक्टेंस हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब रिलक्टेंस नॉन यूनिफॉर्म होने की वजह से क्या होगा बच्चों, इसमें जो हम लोगों को देखने को मिलता है वो XD एंड XQ आर टू रिएक्टेंसेस we have seen in this रोटर। इस रोटर में हमको दो रिएक्टेंस देखने को मिलते हैं, XD एंड XQ। ये जो है ये बच्चों हमारी है डायरेक्ट एक्सिस, तो इस पे हम लोग को देखने को मिलता है डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस। और ये वाली जो है बच्चों ये हमारी एक्सिस पे लाई करती है, तो हम इसको बोलते हैं Q क्वाड्रेचर एक्सिस। ठीक है, ये इसकी चारों प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवा दी। इसमें क्या क्या है, दो तरीके के रिएक्टेंस देखने को मिलते हैं, ये आगे टॉपिक में आएंगे, वहां मैं इसको आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा। तब तक आप इसको यहाँ तक नोट करिए, उसके बाद मैं आपको लिखाता हूँ। इसको बच्चों हम लोग एक पॉइंट आप यहीं पे लिख लीजिए, इट इज लो स्पीड रोटर। ये लो स्पीड रोटर है, एप्लीकेबल है हाइड्रो पावर प्लांट्स में, एप्लीकेबल इन हाइड्रो पावर प्लांट्स। ये लिख लिया, फिर मैं आगे लिखाता हूँ उसके बारे में आपको। ये जो पॉइंट बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ,
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी से क्वेश्चन बनता है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है। कभी आपसे पूछ लेगा फील्ड वाइंडिंग कहाँ करी जाती है, पोल कोर पे की जाती है, पूछ लेगा फील्ड वाइंडिंग पे कौन सी सप्लाई हम लोग देते हैं, डीसी सप्लाई देते हैं, एयर गैप कैसा होता है रोटर और स्टेटर में, सलाइन पोल के केस में नॉन यूनिफॉर्म होता है, कौन कौन से रिएक्टेंस देखने को मिलते हैं, एक्सडी और एक्सक्यू देखने को मिलता है, हाई स्पीड रोटर होता है या लो स्पीड रोटर होता है, लो स्पीड रोटर होता है, हाइड्रो पावर प्लांट में हम कौन सा रोटर यूज करते हैं, सलाइन पोल रोटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग लिख चुके होंगे। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ और ये आपकी 6 प्रॉपर्टी में डायग्राम बने रहने देते हैं। इसकी जो स्पीड होती है बच्चों, स्पीड जो है सलाइन पोल रोटर की वो वेरी करती है फ्रॉम 50 आरपीएम टू 1000 आरपीएम। मोस्टली हमारी जो ये है ये 300 आरपीएम पे काम करती है। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स जो होते हैं सलाइन पोल रोटर में वो हमारे 120 से लेकर 6 तक कितने भी हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है बच्चों कि इसको हम लो स्पीड रोटर क्यों कहते हैं, इसको हम हाई स्पीड पे क्यों नहीं चला सकते हैं। तो आप एक नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, when saline pole rotor is rotating at high speed, a centrifugal force is developed in the machine and machine may get unstable। अगर हम सलाइन पोल रोटर को तेज स्पीड से घुमाएं तो आपको दिक्कत इसमें दिख ही रही होगी, यहाँ पे साइज यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ एयर गैप कम है, यहाँ एयर गैप ज्यादा है। तो अगर हम इसको तेज घुमाएंगे बच्चों तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मशीन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। ठीक है, ओके, यहां तक लिखा। अब जो हमारी पावर है वो प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ रोटर की। कुछ भी बच्चों समझ में आपको ना आ रहा हो कमेंट में करके मुझे जरूर बताएं, मैं आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा। और अगर समझ में आ रहा है तो वो भी मुझे आप बताएं, मुझे आपका फीडबैक जानने में बहुत दिलचस्पी है, मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं। आप अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, मैं जैसा पढ़ा रहा हूँ आप मुझे वैसा बताइए। अब हमारी पावर इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ रोटर। This is the formula of volume of rotor, d square L. D is the diameter and L is the axial length of rotor। axial length बच्चों हमारी ये वाली लेंथ है और हमारा जो डायमीटर है वो ये है डायमीटर। ठीक है, सलाइन पोल रोटर में it possesses larger diameter and small axial length। अब क्या होता है, इसका डायमीटर ज्यादा है। अब इसका डायमीटर ज्यादा होने की वजह से अगर हमारे रोटर का डायमीटर ज्यादा है तो हमको स्टेटर का डायमीटर भी ज्यादा रखना पड़ेगा। स्टेटर का अगर हम लोग को डायमीटर ज्यादा रखना पड़ेगा तो हमको उसमें स्लॉट्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर वोल्टेज और पावर ट्रांसफर करने के लिए जो हमारी मशीन है वो बहुत ज्यादा लेंथी होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हम इसको
लो स्पीड पे ही चलाते हैं। और जहां हमको नॉर्मल काम करना होता है इसका हम बेसिकली यूज करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स में। और इसमें एक डैम्पर वाइंडिंग यूज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। इसको आप एकदम अलग लिख लें, डैम्पर वाइंडिंग इज यूज्ड इन सलाइन पोल रोटर। ठीक है बच्चों, अब इसके साथ साथ इसमें कुछ टरबाइन्स होती हैं सलाइन पोल रोटर में। वो कौन कौन सी टरबाइन्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। suitable turbines with saline pole rotor are, पहली है बच्चों पेल्टन, फ्रांसिस, थर्ड वन इज कपलन। ये भी बच्चों बहुत पूछा जाता है कि जो पेल्टन है वो हमारी किस हेड के लिए यूज की जाती है, तो वो हमारी यूज की जाती है हाई हेड प्लांट्स के लिए। ठीक है बच्चों, फ्रांसिस जो है वो हमारी यूज की जाती है मीडियम हेड प्लांट्स के लिए, और जो कपलन है वो हमारी की जाती है लो हेड प्लांट्स के लिए यूज। इसको याद करने का तरीका क्या है, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा पीएच वैल्यू। वाटर की पीएच वैल्यू होती है आपके बॉडी के पार्ट्स की, हर चीज की, हाथ की, पैर की, मुंह की, सबकी पीएच वैल्यू अलग होती है। तो आप इसको याद रख सकते हैं पीएच से, पेल्टन हाई। ठीक, एफएम हम सब सुनते ही हैं, फ्रांसिस मीडियम। बचा एक, तो उसको आप याद रख लीजिए केएल राहुल से इसको याद कर लीजिए। चलो आप, ठीक है, इसको आप आराम से याद कर लीजिए। इनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हाई हेड के लिए कौन सी टरबाइन हम लोग यूज करते हैं, तो वो पेल्टन यूज करते हैं। लो हेड के लिए कौन सी यूज करते हैं, कपलन यूज करते हैं। मीडियम के लिए कौन सी यूज करते हैं, फ्रांसिस करते हैं। इसके साथ में बच्चों आपका ये जो है सलाइन पोल रोटर ये खत्म हो जाता है, इसको आप लिख लीजिए। बाकी मैं आपको बताइए पूरा पढ़ाने के बाद एक कंक्लूजन दूंगा, उसमें आपको बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने जितने भी पॉइंट आपको लिखवाए हैं इन्हीं से आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए किसी भी एग्जाम के, इन्हीं सबसे आपको रोटर से क्वेश्चन मिल जाएगा। अब आप चलते हैं सिलेंड्रिकल रोटर पे। सिलेंड्रिकल रोटर को बच्चों हम कहते हैं टर्बो अल्टरनेटर और हाई स्पीड अल्टरनेटर में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, जहां पे हमको हाई स्पीड चाहिए होती है वहां हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर। अब इसको हाई स्पीड में हम लोग कैसे चला लेते हैं, इसको हाई स्पीड अल्टरनेटर क्यों कहते हैं, वो सब मैं आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, पहले मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को जैसे पॉइंट्स लिखाए हैं ऐसे ही मैं इसके पॉइंट आपको लिखा दूंगा। अब हमारा आ गया सिलेंड्रिकल रोटर। तो सिलेंड्रिकल रोटर बच्चों हमारा होता है ये है बच्चों हमारा सिलेंड्रिकल रोटर। ड्राइंग थोड़ी मेरी अच्छी है, आप लोग थोड़ा कॉपरेट करिएगा, है ना। ये है हमारा सिलेंड्रिकल रोटर। यहाँ इसमें हमारे पोल्स बन जाएंगे, इस पर हम लोग करेंगे बच्चों फील्ड वाइंडिंग। सेकेंड, ये तो खैर हमारा रोटर है ही, ये हमारा स्टेटर है, यहाँ पे हम फील्ड वाइंडिंग करेंगे। इसके कुछ पॉइंट लिख लीजिए।
है इसका 2/3 of periphery is slotted to accommodate the field winding। ठीक है बच्चों, दिख ही रहा होगा आपको, ये इन पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं। ये 2/3 पोर्शन हो गया। सेकंड है 1/3 ऑफ गैप, एक सेकेंड, हाँ 1/3 ऑफ इट्स periphery is left for the formation of poles। ये जो है बच्चों, ये 1/3 पेरीफेरी हमने छोड़ी हुई है पोल्स के लिए, इसमें हम लोग पोल्स बना लेते हैं। 2/3 पेरीफेरी हम लोग यूज करते हैं फील्ड वाइंडिंग लगाने के लिए, 1/3 हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पोल्स के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, लिखते हैं अभी, इट इज हाई स्पीड रोटर और टर्बो रोटर। इसको टर्बो रोटर भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारा एयर गैप पूरा सर्कल है, यहाँ भी एयर गैप सेम है, यहाँ भी एयर गैप सेम है, यहाँ भी एयर गैप सेम है, हर जगह हमारा एयर गैप जो है इसमें वो सेम है। ठीक है, इसके बाद एयर गैप इज कांस्टेंट। एयर गैप कांस्टेंट होने से बच्चों क्या होगा, रिलक्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट। आप सबको पता है रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलक्टेंस, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये हमारी कांस्टेंट रिएक्टेंस, कांस्टेंट रिलक्टेंस एंड कांस्टेंट एयर गैप डिवाइस भी है। और इसकी जो हमारी स्पीड रेंज है वो है 1500 आरपीएम टू 3000 आरपीएम। इतने स्पीड तक जो है हम इसको चला सकते हैं। एक मिनट रुको, नंबर ऑफ पोल्स इसमें हम लोग रखता है 2 to 4। ठीक, यहां तक आप लोग लिखिए जरा। हो गया, अब देखिए अब इसमें आपको साफ साफ एक चीज तो दिख ही रही होगी, एक्सियल लेंथ इसकी डायमीटर से ज्यादा है। इट possesses लार्ज एक्सियल लेंथ देन डायमीटर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, टर्बो अल्टरनेटर की लेंथ ज्यादा होती है या फिर डायमीटर ज्यादा होता है, तो अब आप बच्चों बता सकते हैं एक्सियल लेंथ जो टर्बो अल्टरनेटर की है वो ज्यादा होती है, डायमीटर जो है वो स्मॉल होता है। ठीक है, बाकी मैं आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, PYQs लगवाऊंगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आए हैं। ध्यान लिखिए, इट possesses larger axial length and small diameter, suitable turbines are gas turbine। It is used in gas power plant, nuclear power plant, and steam power plant। इन प्लांट्स में हम लोग टर्बो अल्टरनेटर का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों,
और सबसे इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग यूज होती है? जी नहीं, डैम्पर वाइंडिंग इज नॉट यूज्ड इन सिलेंड्रिकल रोटर। ठीक है बच्चों, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटर। समझ में आया होगा, सिलेंड्रिकल रोटर एंड सलाइन पोल रोटर। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन दोनों में क्वेश्चन कहाँ से बनता है। पहला आप ये जरूर याद रखें, डैम्पर वाइंडिंग सिर्फ सलाइन पोल रोटर में की जाती है और डैम्पर वाइंडिंग हमारी पोल फेसेस पे लगाई जाती है। ठीक है, और जो हमारी टरबाइन सिलेंड्रिकल रोटर में यूज होती है वो गैस टरबाइन, न्यूक्लियर टरबाइन, स्टीम टरबाइन है, प्लस क्या है, स्विटेबल टरबाइन आर गैस टरबाइन। इट पोजेसेस लार्ज, ये आपको याद रखना है, एक्सियल लेंथ इसमें ज्यादा होती है और डायमीटर कम होता है, जबकि सलाइन पोल में डायमीटर लार्ज होता है, एक्सियल लेंथ कम होती है। डैम्पर वाइंडिंग सिर्फ सलाइन पोल रोटर में की जाती है, सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग नहीं हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपोर्टेंट वाइंडिंग्स जो हम लोग हर एक मशीन में लगाएंगे, जैसे सिंगल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपको पता ही है, पेपर में कभी भी पूछ लेता है कितने स्लॉट्स, कितनी वाइंडिंग कैसे कैसे यूज होती है, तो उसके लिए बस थोड़ा सा इसको देख लेंगे, बहुत डीप में हमको नहीं जाना है। जितना मैं आपको पढ़ाऊं, मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, उतना आपके लिए एकदम सफिशिएंट है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, उन नोट्स से आप पढ़िए और आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, जो बुक आपको अच्छी लगे उससे आप क्वेश्चन लगाइए। एक भी क्वेश्चन आप पे ऐसा नहीं होगा जो नहीं लगेगा। अब आइए हम आपको पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। पहली है हमारी सिंगल लेयर वाइंडिंग, सेकंड डबल लेयर वाइंडिंग। ठीक है, सिंगल लेयर वाइंडिंग समझिए पहले बच्चों, आप कोई भी वाइंडिंग अगर हमको चाहिए लगानी है तो हमको मिनिमम कितने स्लॉट चाहिए? अगर हमको इसमें एक वाइंडिंग लगानी है तो मिनिमम हमको कितने स्लॉट चाहिए? दो, एक स्लॉट ये, एक स्लॉट ये, एक वाइंडिंग। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सिंगल लेयर वाइंडिंग। ठीक है बच्चों, अब डबल लेयर वाइंडिंग में क्या है, दो स्लॉट लगाए हमने, अब हमको डबल लेयर वाइंडिंग पहले ही बोला गया है, दो वाइंडिंग करनी है। नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। बस आपको ये दो फॉर्मूले बच्चों याद रखने हैं। अगर सिंगल लेयर वाइंडिंग से आपको पूछेगा तो ये पूछेगा कि कितनी कॉइल्स, कितने स्लॉट्स यूज करते हैं। डबल लेयर से पूछेगा तब भी आप प्रीवियस से क्वेश्चन लगाया करो, जितना मैं पढ़ाते जा रहा हूँ उतने क्वेश्चन आप लगाइए, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डबल लेयर वाइंडिंग है, नंबर ऑफ कॉइल्स अगर इतने हैं तो नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने होंगे, तो बेटा वो सेम होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, वो थोड़ा सा देख लीजिए। नोट करके बेटा हम इसको लिख लेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं बस आपको नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, वैसे इसको कोई काम नहीं। ये हमारा क्या है बच्चों, एक कंडक्टर।
अगर हम दो कंडक्टर को जोड़ देते हैं तो बच्चों क्या बन जाएगा, एक टर्न। और अब अगर हम अब क्या करेंगे, ये हमारे टर्न है, ये हमने जोड़ दिए तो ये हमारा क्या बन गया, कॉइल। अब क्या करना है, बहुत सारी कॉइल्स को आप जोड़ दीजिए, क्या बन गई बच्चों, वाइंडिंग्स। बस यही है। एक कंडक्टर है सिर्फ तो वो कंडक्टर, दो कंडक्टर को मिला दिया तो टर्न, और उसमें कई सारे टर्न्स को मिला दिया कॉइल, कई सारी कॉइल्स को सीरीज में आप कनेक्ट करके जोड़ दीजिए, वाइंडिंग। ठीक है, ये हो गए। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कुछ इंपोर्टेंट लिख दीजिए आप। कॉइल साइड, इनकी सिर्फ आप डिफाइन देख लो, पेपर में सिर्फ डिफाइन पूछते हैं तो वो आप टिक लगा सकते हैं डायरेक्ट। A coil always has two coil sides, and these sides are placed at armature slots, ठीक है, and both coil should have same number of turns। अब ये हमारी कॉइल साइड क्या होती है, ये हमारी कॉइल है तो इसकी दो कॉइल साइड है बच्चों, एक ये साइड हो गई, एक ये साइड हो गई। कॉइल साइड की डिफाइन वही है। अब कॉइल ऑलवेज हैज टू कॉइल साइड, 1 2, एंड these sides are placed at armature slots। इनको हम आर्मेचर स्लॉट्स में ऐसे करके रखते हैं, ये सारे हमारे स्लॉट्स हैं, इसमें हम अपनी वाइंडिंग को रखेंगे। बोथ कॉइल्स शुड हैव सेम नंबर ऑफ टर्न्स, जितने नंबर ऑफ टर्न्स इसमें है उसमें ही इतने होने चाहिए, उतने इसमें, उतने इसमें, सारे में सेम नंबर ऑफ टर्न्स हमारे होने चाहिए। अब दूसरा है बच्चों हमारा कॉइल स्पैन। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉइल स्पैन। ये सब आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। 5 से डेफिनेशन आपको डायरेक्ट एग्जाम में डाल के पूछ लेंगे, आप बस ये डिफाइन लिख के आइए, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। कॉइल स्पैन, द डिस्टेंस बिटवीन two coil sides is called coil span। मान के चलिए ये हमारी एक कॉइल है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे कॉइल स्पैन। इट इज रिप्रेजेंटेड in terms of slots and angle, that is theta electrical and theta mechanical। इसको हम एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और स्लॉट्स की, नंबर ऑफ स्लॉट्स की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड कितने स्लॉट्स हमारे इसमें वाइंडिंग्स में है। इस फॉर्म में भी हम 1 2 3 स्लॉट्स हमारे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा कॉइल स्पैन। एंगल की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स। ये बच्चों हमारे पोल्स हैं, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एडजेसेंट, उसी को हम लोग बोलेंगे पोल पिच। कोई दिक्कत? ओके।
अब आप चलिए एक टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, स्लॉट एंगल। ये सब आप बस डिफाइन देख लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछते, डिफाइन पूछ लेंगे आपसे, कॉइल स्पैन क्या होता है, पोल पिच क्या होती है, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप लगाइए उसमें। ये सब ऑप्शन में होगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इज कॉल्ड पोल पिच, वही आंसर है। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने क्वेश्चन लगाते जाइए, आपको समझ आता जाएगा क्या क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या हम लोग सीख रहे हैं, कितना हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लॉट एंगल। और आपके लिए एक गुड न्यूज और है मेरे पास, हो सकता है कल से नहीं तो परसों से आपका पैरेलल में इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन भी शुरू हो जाए। तो आप लोग जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं आप भी पढ़ें, और आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बताएं। बाकी आपको जैसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा मुझे कमेंट करके बताएं। स्लॉट एंगल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये है एंगल contributed by one slot is called slot angle। एक स्लॉट के द्वारा जो एंगल बनाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्लॉट एंगल गामा। गामा इज इक्वल टू 360 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स इन मैकेनिकल and gamma is equal to poles into 180 sorry okay for electrical। मतलब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है स्लॉट एंगल का। ये सब आपको दे देगा, स्लॉट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स, P इज द नंबर ऑफ पोल्स। ये आपको कोई भी देगा, कुछ भी पूछ सकता है, तो आप यहाँ से एंगल की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, अब एक और दो टॉपिक बस हम लोगों को आज पढ़ने हैं, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद खत्म करेंगे, फिर हम लोग कल मिलेंगे। दो टॉपिक हमारे हैं, पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। उनके बेटा मैं आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा, क्योंकि पेपर में कभी भी कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लें, उससे बस 2-3 क्वेश्चन आए हैं, मतलब क्वेश्चन तो उससे काफी आए हैं। पिच फैक्टर, हॉर्डिंग फैक्टर, इसको हम डिनोट करते हैं केपी, केपी या केसी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Kp इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई 2। एक ये है आपका फॉर्मूला। एक हम लोग को पढ़ना है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से नहीं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Kd से। इसका आपका फॉर्मूला है साइन m गामा बाई 2 अपॉन m साइन गामा बाई 2। ठीक है बच्चों, ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इनसे आपको पेपर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। m की जो वैल्यू, इसको हम बोलते हैं, ये एक फॉर्मूला है, ये एक है, दोनों फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट है। cos अल्फा बाई 2 आपसे पूछ लेगा, अल्फा की वैल्यू आपको दे देगा, cos अल्फा की वैल्यू आप रखेंगे, बाई 2 करके आंसर आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपसे पूछता है, आपको साइन गामा का फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखाया था, गामा इज इक्वल टू 180 इंटू पोल अपॉन स्लॉट्स। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, यहाँ से आप गामा निकालेंगे। एम का जो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है स्लॉट्स अपॉन पोल इंटू फेज। इसको m को हम बोलते हैं फेज बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कोई पूछता है, इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कल लगवाऊंगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का अगर कोई आपसे कुछ पूछता है तो आपको m की वैल्यू निकालनी होगी, उसमें आप उसको मैं आपको पोल्स दे रखे होंगे,
फेज दे रखा होगा, स्लॉट्स दे रखा होगा, आप एम की वैल्यू निकालेंगे, गामा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, उसके बाद आप साइन एम गामा बाई टू अपॉन एम साइन गामा बाई टू को रख के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकाल देंगे। अगर आपसे कोई पिच फैक्टर पूछेगा तो आपको अल्फा की वैल्यू देगा, कॉस अल्फा बाई टू करके आप पिच फैक्टर निकाल देंगे उसका। इन दोनों की डिफाइन पेपर में पूछती नहीं है, बाकी पिच फैक्टर की डिफाइन एक दो बार पूछी है तो इसका वो होता है फॉर्मूला अरिथमेटिक सम ऑफ ईएमएफ ऑन वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ। दूसरा ईएमएफ ऑफ शॉर्ट पिच कॉइल अपॉन ईएमएफ ऑफ फुल पिच कॉइल। अब मैं आपको बताऊंगा बच्चों, एक ये आपको याद रखना है, ये आपको नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, रख लेंगे तो अच्छी बात है। ये आपको याद रखना है, ये तो आपको ये सारे फॉर्मूले तो एकदम अच्छे से याद रखने हैं। पिच फैक्टर से अगर आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो या तो इस फॉर्मूले से मिलेगा या इस डिफाइन को डायरेक्टली आपसे वो पूछ लेगा। इन दोनों में से किसी भी नाम से पूछ सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपसे पूछेगा, मैंने आपको बता दिया, एम आप निकालेंगे, पोल्स दे रखा होगा, फेज निकाला होगा, इस पर मैं आपको क्वेश्चन लगवाऊंगा। आज हम लोग बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक बहुत मजेदार टॉपिक जिसका नाम है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी क्वेश्चन लगाइए, किसी भी बुक से क्वेश्चन लगाइए, आर्मेचर रिएक्शन से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। बहुत अच्छे से मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा। मैं बच्चों जैसा भी पढ़ा रहा हूँ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो अपने दोस्तों को भी आप बताइए और उनको बोलिए मेरे चैनल ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको बीच में छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं पूरा सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट कराऊंगा, सारे नोट्स मैं आप लोगों को दूंगा, तो आप मेरे साथ बने रहें और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हर हर महादेव शंभू, मिलते हैं कल।